गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो लेसन 4 जिसको हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, तो कल की क्लास में हमने उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट कर लिया था, बट बैलेंस शीट पेंडिंग थी। एक्चुअल टाइम लिमिट है वो कंप्लीट हो चुकी थी। दैट्स व्हाई हम कल के क्लास के अंदर बैलेंस शीट के टॉपिक को डिस्कस नहीं कर सके थे, बट आज हम उस बैलेंस शीट के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। हमें करना क्या है, बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। और बैलेंस शीट कैसे बनेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ बैलेंस शीट 1 नहीं बनेगी, बैलेंस शीट 2 बनेगी। तो आप बोले सर 2 क्यों बनेगी, तो इसका रीजन भी मैं आपको अभी बताऊंगा। क्लियर? तो मैं सेकंड बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट बना देता हूँ और आपको समझ में भी आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। बैलेंस शीट as on 31st March 2014। एक बैलेंस शीट बनेगी वो करंट ईयर की बनेगी, और एक बैलेंस शीट जो बनेगी वो प्रीवियस ईयर की बनेगी, ठीक है। तो करंट ईयर अपना 31 मार्च 2015 है, तो प्रीवियस ईयर अपना कितना होगा, 31 मार्च 2014 होगा। एज यूजुअल liabilities amount, assets amount, liabilities amount, assets amount। is this clear? अब हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं, हमें इस दिन के एंड की कोई इंफॉर्मेशन गिवन है तो इसमें मेंशन करेंगे, और इस दिन की इंफॉर्मेशन गिवन है तो इसमें मेंशन करेंगे, क्लियर। और इसकी इंफॉर्मेशन आई मीन प्रीवियस ईयर की जो एसेट्स और लायबिलिटी है वो करंट ईयर की एसेट्स और लायबिलिटी को भी इफेक्ट करेगी। किस तरह से करना है, कैसे करना है, तो देखिए सबसे पहले बात करें तो अपने पास प्रीवियस ईयर आई मीन स्टार्टिंग ऑफ द ईयर कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज की हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। हमें कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज कब, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो एसेट्स होती है, जो लायबिलिटीज होती है, वो कभी भी करंट ईयर की नहीं होती है, वो ऑलवेज प्रीवियस ईयर की होती है। इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है, एक तो हमारे पास है प्लेग्राउंड, जैसा है वैसे लिखते रहो, प्रीवियस ईयर में कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। प्रीवियस ईयर में कभी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, ये माइंड में रखना। जो भी एडजस्टमेंट होने हैं वो करंट ईयर के बैलेंस शीट में ही होंगे। तो प्रीवियस ईयर में हमारे पास जो ग्राउंड था उसकी वैल्यू है 5 लाख रुपीस। देन कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड जो है हमारे पास वो है 18,000। अब क्या होता है यहाँ पे ध्यान दीजिए, सपोज वो कैश इन हैंड आपको देता ही नहीं, कैश इन हैंड आपको गिवन नहीं होता, तो भी हमें कैश इन हैंड यहाँ पे मेंशन करना होगा। कैसे करते, तो आपको जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया जाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो गिवन होता है उसका बैलेंस बीडी ही ऑलवेज ओल्ड बैलेंस शीट का कैश इन हैंड होगा। करंट ईयर की बैलेंस शीट में जो कैश इन हैंड लिखेंगे वो बैलेंस बीडी वाला नहीं आएगा, वो बैलेंस सीडी वाला आएगा। तो बैलेंस सीडी जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का है वो करंट ईयर का कैश है, और बैलेंस बीडी जो है वो प्रीवियस ईयर का कैश इन हैंड होता है। इज दिस क्लियर? आई एम रिपीटिंग, बैलेंस बीडी आई मीन जो प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस है वो प्रीवियस ईयर का कैश बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस सीडी ये अपने करंट ईयर का बैलेंस हो जाएगा। किस अकाउंट के थ्रू? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के थ्रू। तो अभी आप बैलेंस बीडी देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 18,000 दिया हुआ है, या नहीं भी होता अमाउंट तो वहां से लिखना पड़ता, फिर ऐड करना पड़ता, 18,000 आ गया। अब आगे चलते हैं, इसमें लिखा हुआ है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर जो स्टॉक है वो भी कौन सा होगा, इसी में आएगा स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल।
और ये अपने लिए 85,000 रुपीज का है। देन यहाँ पे गिवन है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है, ये भी क्या है, स्टॉक ही है, कोई एक्यूरेट नहीं लिखा हुआ, कोई अलर्ट नहीं लिखा हुआ, प्रीपेड, ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये भी क्या है, स्टॉक है। तो स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का जो स्टॉक गिवन है उसकी वैल्यू हमें पता है 11,000 रुपीज। देन है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, लास्ट ईयर जो अपना सब्सक्रिप्शन था वो था रिसीवेबल, मतलब पिछले साल में इतना सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव नहीं किया, वी कैन से इन अदर वर्ड्स आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है प्रीवियस ईयर का वो कितना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है प्रीवियस ईयर का वो कितना है, वो है आपका इसके अंदर 28,000। तो ये अपने लिए क्या होती है, ये अपने लिए एसेट्स होती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का जो अमाउंट यहाँ पे गिवन है वो है 28,000। इस तरह से हमने प्रीवियस ईयर इंफॉर्मेशन इसके अंदर से यहाँ पे मेंशन कर ली है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब एक इंफॉर्मेशन देखिए, आपके पास जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें बैलेंस बिल्डिंग डीआर साइड में भी है और सीआर साइड में भी है, टू बैलेंस बिल्डिंग भी है और बाय बैलेंस बिल्डिंग भी है। टू बैलेंस बिल्डिंग है किस वो अपने लिए एसेट्स है, इसलिए हमने यहाँ पे कैश इन हैंड 18,000 लिख दिया। बट बाय बैलेंस बिल्डिंग होने का सेंस क्या है, मतलब क्या है, बाय बैलेंस बिल्डिंग का मतलब है कि वो अपने लिए लायबिलिटी है, वो अपने लिए क्या है, लायबिलिटी है, और लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड में लिखेंगे किस नाम से लिखेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट, इस नाम से लिखेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, बैलेंस बीटी है मींस वो एसेट्स का है, और बैलेंस बीटी बाई में है, इसका मतलब वो लायबिलिटीज का है। इज दिस क्लियर? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस बीटी लिखा हुआ है, इट मींस वो किसका है, वो एसेट्स का है, और बाय बैलेंस बीटी लिखा हुआ है, इट मींस वो लायबिलिटीज का है, इट मींस वो बैंक ओवरड्राफ्ट है। क्लियर? तो इसलिए हमने बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप देखिए कि ओवरड्राफ्ट का अमाउंट जो हमें दिया हुआ है वो कितना हुआ है, 16,000 रुपीज। कितना अमाउंट है, 16,000 रुपीज। अब हमने प्रीवियस ईयर की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी है, हमने कुछ भी यहाँ पे नहीं छोड़ा है। इस सारी इंफॉर्मेशन जो हम बात कर रहे हैं वो सारी इंफॉर्मेशन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे गिवन है। जितनी भी ऑल इंफॉर्मेशन आर गिवन, ऑल इंफॉर्मेशन आर गिवन, कहाँ गिवन है, एंड ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के एंड हो जाने के बाद, फिनिश होने के बाद आपके क्वेश्चन में ये सब कुछ गिवन है। ये भी आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन है, जितने भी लास्ट ईयर के थे हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसका जो हम टोटल लगाएंगे तो टोटल इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें एक इंपॉर्टेंट थिंग नहीं पता, और उसी इंपॉर्टेंट थिंग के लिए हम ऑलवेज प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाएंगे। तो मैं ये कहूं कि ऐसी नीड क्या है, हम क्यों प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाएं, ऐसी नीड क्या है, क्यों हम लोग प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाएं? तो उसका एक रीजन है कि क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास कैपिटल फंड नहीं है, जो कि इंपॉर्टेंट थिंग होती है। तो प्रीवियस ईयर का कैपिटल फंड होना कंपलसरी है, नहीं दिया हुआ है। सपोज प्रीवियस ईयर का कैपिटल फंड दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली आप करंट ईयर की बैलेंस शीट बना सकते हो। बट प्रीवियस ईयर का कैपिटल फंड आपको गिवन नहीं है, तो आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर के एसेट्स और प्रीवियस ईयर की लायबिलिटीज के थ्रू कैपिटल फंड आप कैलकुलेट करोगे। कैसे करोगे? इसका टोटल और उनका डिफरेंस जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा,
वो आ जाएगा कैपिटल फंड। तो यहाँ पर हम जब इसका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो अपना जो कैपिटल फंड है उसका बन जाएगा 6,26,000 और इसको इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। ये होगा 6,42,000 इसका टोटल, 6,42,000। तो माइंड में रखना कि कब हमें प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनानी है, कब हमें प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनानी है, ये आपको माइंड में रखना है। तो कब बनानी है? जब प्रीवियस ईयर का कैपिटल फंड आपको गिवन ना हो, जब प्रीवियस ईयर का कैपिटल फंड गिवन ना हो। इफ कैपिटल फंड ऑफ प्रीवियस ईयर इज नॉट गिवन, then we must prepare previous year balance sheet for finding capital fund. Is this clear? अब हम प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बना चुके हैं तो इसके थ्रू हम इसको कंप्लीट करेंगे। हमारे पास प्लेग्राउंड है। अब इस प्लेग्राउंड को हमने सेल किया होता, परचेस किया होता, तो इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ आती? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आती। पर वहां पे प्लेग्राउंड को सेल करने और परचेस करने के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या करेंगे? यहां हम लिखेंगे प्लेग्राउंड, और प्लेग्राउंड के लिए कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि ये पहले भी 5 लाख रुपीस का था और एट प्रेजेंट भी ये 5 लाख रुपीस का ही है। सारी इंफॉर्मेशन यहां से बनवा लेते रहेंगे, नो प्रॉब्लम नहीं है। पहले मैं प्लेग्राउंड लिखा 5 लाख प्रीवियस ईयर में था, बट करंट ईयर में इसके लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो जितना ये प्रीवियस ईयर में था उतना ही कब रहेगा? करंट ईयर में रहेगा। इज दिस क्लियर? तो आगे चलते हैं। प्लेग्राउंड के बाद कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि जो बैलेंस बीडी होता है वो तो प्रीवियस ईयर का होता है, बट बैलेंस सीडी, किसका बैलेंस सीडी? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस सीडी जो होता है वो करंट ईयर का कैश बैलेंस होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो बैलेंस सीडी होता है वो करंट ईयर का बैलेंस करंट ईयर का कैश होता है। तो अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखिए कि वहां पर आपके पास कितना बैलेंस सीडी दिया हुआ है। तो वहां पे दिया हुआ है 74,000 सीडी वाला इधर करंट ईयर में, बीडी होगा वो प्रीवियस ईयर। और आगे चलते हैं। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। अब ये कहां से लाएंगे? तो हमें इससे पहले कल की क्लास में, कल की वीडियो में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था और वहां पे हमने बेस प्रोजेक्ट स्टॉक लिखा था। आप देखिए वहां पे बेस हमने प्रोजेक्ट स्टॉक लिखा था, वो कैसे कैलकुलेट किया था मैंने कल की वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं मिलेगा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो स्टॉक का अमाउंट था स्पोर्ट्स मटेरियल का वो था 76,500। 50% को हमने क्या कर लिया था? राइट ऑफ कर लिया। 50% को हमने क्या किया था? राइट ऑफ कर लिया था। जो राइट ऑफ कर लिया वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के आउटर कॉलम में आएगा और जितना बच गया वो हमारे लिए प्रोजेक्ट स्टॉक हो गया। सो यहां पे वो लिख दिया गया। अब इसके बाद हम बात करें तो ऐसे ही हमारे पास प्रिंटिंग में स्टेशनरी का स्टॉक है, स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का सेम थिंग है। जिस तरह से हमने स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल की बात की, ये हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर से मिला है, सेम थिंग इसकी है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए। इसमें क्या कहा था कि 30% को राइट ऑफ करना है, तो रिमेनिंग का है वो प्रोजेक्ट स्टॉक। तो इसका अमाउंट आएगा अपना 25,900। कल की वीडियो में क्लियर किया हुआ है 25,900। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करें तो यहां पर लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। तो जो प्रीवियस ईयर का है ना, करंट ईयर का भी वो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल होगा और वो नीचे इंफॉर्मेशन है, पहला आपको गिवन है
सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, और कितना सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है हम उसकी बात करते हैं। तो नीचे जो हमारे क्वेश्चन उसी में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे इसकी इंफॉर्मेशन गिवन है और लिखा हुआ है वहां पर 42,000 रुपीज। कितना गिवन है? 42,000 रुपीज गिवन है। इसके बाद हम आगे बात करें नेक्स्ट थिंग की। तो यहां से तो हमने सारी बातें नोट कर ली। करंट ईयर के लिए कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है ही नहीं, करंट ईयर के लिए कोई बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है, ठीक है। तो फिर करंट ईयर में क्या है उसकी बात करेंगे और क्या लिखना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी, कहां से मिलेगी? इसके लिए तीन चीज चेक करनी पड़ेगी। हमें सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट चेक करना होगा, फिर हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन चेक करनी होगी, देन प्रीवियस बैलेंस शीट चेक करनी होगी। उनके थ्रू हमें बाकी इंफॉर्मेशन यहां से मिलेगी। तो पहले हम चलते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हम बात करें तो मैंने कहा था कि जो रेवेन्यू नेचर के हैं वो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिख दिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन है उनको तो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया है, बट जो कैपिटलाइज नेचर के ट्रांजैक्शन है वो या तो एसेट्स होगी या लायबिलिटीज होगी, तो उनको वहां से पिक करेंगे और यहां पे रिकॉर्ड कर देंगे। तो हमें वन बाय वन चेक करना होगा कि उनमें से एसेट्स कौन-कौन सी थी, लायबिलिटीज कौन-कौन सी थी। वैसे कल की वीडियो में मैंने क्लियर किया है, फिर भी अभी वो देख लेते हैं इस चीज को। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करें तो वहां पे पेमेंट साइड में सबसे पहले देखो बाकी तो सारी चीज हो चुकी है। नीचे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट, क्या लिखा हुआ है? नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कभी भी रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन नहीं होता है, कैपिटलाइज्ड नेचर का ट्रांजैक्शन होता है। इट मींस ये एनपीओ के लिए एसेट्स होती है या किसी भी बिजनेस के लिए भी एसेट्स होती है। तो ये हमने करंट ईयर में परचेस किया है, पहले नहीं था। ये कैसे पता चला कि करंट ईयर में परचेस किया है? क्योंकि करंट ईयर का ही तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें गिवन है, तो उसमें जो भी कैश आया, उसमें जो भी कैश गया वो कौन से ईयर का है? वो करंट ईयर का है। यानी वो सारे जो कैश ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो कौन से ईयर में? करंट ईयर में हुए हैं। यदि आपने इन्वेस्टमेंट परचेस कर लिया तो करंट ईयर परचेस किया, सेल किया तो करंट ईयर में सेल किया। ऐसे किसी भी पर्टिकुलर एसेट्स के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन हो सकती है और वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे न्यू बैलेंस शीट को इफेक्ट करेगी। तो हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दिया हुआ है गिवन है वह 6 लाख रुपीस। कितना लिखा हुआ है? 6 लाख रुपीस। तो ये हमें इस तरफ से मिल गया है, ठीक है। तो आई होप यहां तक तो आपको प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अब हम बात करते हैं इधर कुछ नहीं था, इधर देखते हैं। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट तो है ही ना, बैंक अकाउंट की गारंटी भी नहीं है, कहीं भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? कैपिटल फंड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैपिटल फंड। अब देखिए प्रीवियस ईयर में हमारे पास कैपिटल फंड में कितना अमाउंट था? 6,26,000 का अमाउंट था। कितना अमाउंट था? 6,26,000 का अमाउंट हमारे पास था। अब करंट ईयर में भी कुछ आया होगा, इसमें क्या ऐड करते हैं, क्या लेस करते हैं, मैंने आपको बताया था। इसमें ऐड करते हैं हम लोग सरप्लस। इसमें क्या ऐड करते हैं? इसमें हम ऐड करते हैं सरप्लस। और कल की वीडियो में हमने रिसिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लिया था और वहां पे सरप्लस भी हमने कैलकुलेट किया था। तो सरप्लस है 52,400, 52,400। अब इसको हम सम कर लेते हैं तो ये हो गया 6,78,400। फिर मैंने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया है मैंने कि इसके अंदर क्या क्या ऐड करते हैं, आई मीन कैपिटल फंड में क्या क्या ऐड करते हैं, सरप्लस ऐड करते हैं। और एक और चीज हमें यहाँ पे गिवन है लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस। मेंबरशिप फीस लिखा होता तो यहाँ पे नहीं आता, फिर वो रेवेन्यू नेचर का होता, बट लाइफ टाइम में ही वो कैपिटलाइज नेचर हो गया और इसमें ऐड हो जाएगा। और इसका जो अमाउंट हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20,000 रुपीस।
इसका मतलब टोटल है 6,98,400 रुपीज। ठीक है, अब हम इसकी बात करें कि नेक्स्ट में क्या होगा। तो मैंने जब बैलेंस शीट बताए थे लास्ट वीडियो में, तो मैंने कहा कोई भी फंड बना हुआ है वो भी हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटीज होता है। ब्लैंक फॉर्मेट आपको मैंने बताया था बैलेंस शीट का, आपने स्टडी किया होगा, नहीं किया तो वीडियो का फिर से एक बार देखना। आई थिंक बिफोर यस्टरडे मैंने वो क्लास ली थी आपकी, जिसमें मैंने बैलेंस शीट क्लियर की थी। ठीक है, कि कोई भी फंड होता है वो इसमें आएगा। तो यहाँ पे फंड की बात की गई है, यहाँ पे फंड की बात की गई है। और फंड क्या है, पेवेलियन फंड। एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है, क्या गिवन है आप पढ़िए देखिए। आपके डोनेशन और टूर्नामेंट फंड का जो एक्सेस है, डोनेशन और टूर्नामेंट का जो एक्सेस है, वो सारा अमाउंट किसमें हमें डिपॉजिट करना है, किसमें उसको डालना है, पेवेलियन फंड में डालना है। इक्वेशन में क्लियरली लिखा हुआ है। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसके नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जो डोनेशन है और जो आपका टूर्नामेंट फंड का जो एक्सेस अमाउंट है, सरप्लस अमाउंट है, उसको हमें किस में डालना है, उसको हमें पेवेलियन फंड में डालना है, उसमें हमें ऐड करना है। तो देखिए इस पेवेलियन फंड में कहां से अमाउंट आएगा, एक तो कहां से अमाउंट आया, इक्विटी का हमारे एक तो डोनेशन आ गया। डोनेशन किसी भी पर्टिकुलर वर्क के लिए दिया जाता है, डोनेशन जब भी किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए दिया जाता है तो वो ऑलवेज क्या होता है, वो हमारे लिए कैपिटलाइज नेचर का होता है। और उस डोनेशन को किसके लिए दिया गया है, पेवेलियन फंड के लिए, इसलिए वो इसी में ऐड होगा। तो डोनेशन के वे में हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, तो हमें रिसीव हुआ है 20,000 रुपीज। कितना रिसीव हुआ है, 20,000 रुपीज हमें, सॉरी 6 लाख रुपीज रिसीव हुआ है। कितना रिसीव हुआ है, 6 लाख रुपीज रिसीव हुआ है। फिर उसने कहा कि एक्सेस ऑफ टूर्नामेंट रिसीप्ट्स, शॉर्ट में लिखा एक्सेस ऑफ टूर्नामेंट रिसीप्ट। तो टूर्नामेंट की जो रिसीप्ट्स है उसका जो एक्सेस अमाउंट है, टूर्नामेंट की जो रिसिप्ट्स है उसका जो एक्सेस अमाउंट है, उसको भी हमें किसमें यूज करना है, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, इस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें यूज करना है। तो एक्सेस कितना हुआ, तो देखिए रिसिप्ट में पेमेंट अकाउंट है, उसमें रिसिप्ट में कितना लिखा है 60,000, और इसमें पेमेंट के लिए जो इंफॉर्मेशन है वहां पे कितना लिखा हुआ है, टूर्नामेंट के लिए 42,000। टूर्नामेंट को अरेंज करने के लिए अमाउंट तो कितना रिसीव हुआ 60,000, बट एक्सपेंस भी तो हुआ है 40 का एक्सपेंस हो गया। तो फिर कितना अभी भी बैलेंस बचा हुआ है, 20,000 का जो बैलेंस है 70,000 वो इसमें आ गया। इसका मतलब इस टूर्नामेंट से पेवेलियन फंड में हमारे पास टोटल कितना अमाउंट हो गया है, तो हमारे पास अमाउंट हो गया है 6,20,000 रुपीज। कितना अमाउंट हो गया है, 6,20,000 रुपीज। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन पेंडिंग नहीं है, हमने सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर दी है। तो ध्यान रखना, जो मैं बात कहने जा रहा हूं, कब हम प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाते हैं, पहले ये बात आपको मैंने होनी चाहिए। कब हम लोग प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाते हैं, सबसे पहले आपका माइंड में होना चाहिए। तो कब बनाते हैं, जब हमें कैपिटल फंड गिवन ना हो। क्योंकि कैपिटल फंड गिवन नहीं होगा तो फिर ये सरप्लस किसमें करेंगे, ये किसमें करेंगे, प्रीवियस ईयर हम इसके लिए कैपिटल की नीड होगी। तो कैपिटल नहीं है तो फिर हम किसमें नेट प्रॉफिट ऐड करते थे, किसमें हम ड्राइंग लेस करते थे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर की हमें कैपिटल फंड नहीं पता, नहीं गिवन है, तो ऑलवेज हम लोग क्या करेंगे, हम प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाएंगे। जो भी प्रीवियस ईयर की एसेट्स होगी, जो भी प्रीवियस ईयर की लायबिलिटीज होगी, उसको हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे, और जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कैपिटल फंड के नाम से हम लोग यूज करेंगे। इज दिस क्लियर? फिर वो कैपिटल फंड हमें कैलकुलेट बैलेंस शीट में यूज करना होगा, उसी में करंटली हम सरप्लस ऐड करेंगे, कोई लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस अवॉइड करेंगे, या फिर कोई एंट्रेंस फीस जो कैपिटलाइज नेचर की उसको ऐड कर देंगे, लेगेसीज है उसको हम ऐड कर देंगे। तो मैं लास्ट क्वेश्चन समझा, ठीक है। और करंट की बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करने के लिए प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट हमारी पूरी हेल्प करेगी, और जो हमें रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है वो हेल्प करेगा, साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन सबको वन बाय वन चेक करना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन एसेट्स और लायबिलिटीज को इफेक्ट कर रही है,
यदि कोई भी एसेट्स लायबिलिटीज को फिल कर रही है या डायरेक्टली वो एसेट्स ही है या वो लायबिलिटीज है तो हम क्या करेंगे, उसको दाखिल करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने पहले कौन से बैलेंस शीट बनाई, प्रीवियस शीट बनाई और फिर करंट शीट की बैलेंस शीट बनाई। अब जो पेंडिंग बात है वो क्या है कि हमें इस बैलेंस शीट का टोटल करना है। हमें क्या करना है, हमें बैलेंस शीट का टोटल करना है। टोटल करते ही अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। तो बैलेंस शीट का जब टोटल करेंगे 13,18,400 तो कुछ नहीं, सिंपल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा अलग है लेकिन इतना अलग नहीं है क्योंकि प्रीवियस ईयर में 11th क्लास में हमने फाइल काउंट पढ़े थे और वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। जो बेसिक लाइब्रेरीज है सब वहीं से आई है, वही कॉन्सेप्ट है सारा। और इस चैप्टर में भी स्टार्टिंग से मैंने सारी बातें आपको बताई है। तो जो नए हैं जिन्होंने क्लास रेगुलर नहीं ली है, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, ओल्ड वीडियोस को एक बार देखेंगे। आई थिंक 14th वीडियो आएगा इस चैप्टर का, इससे पहले 13th क्लासेस हो चुकी है। आप एक बार उनको देखना, जब भी टाइम निकल, आपका संडे है, आपको टाइम मिलेगा 13 वीडियो के बाद चेक कर लो। ठीक है, स्किप किए बिना 13 वीडियो आप चेक कर लो, आपको सारी बातें इजी वे में समझ में आ जाएगी, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और आप बस पहले 10-15 दिन से आ रहे हो, क्लास ले लो, फिर वापस इनविजिबल हो जा रहे हो, फिर तो कैसे समझ में आएगा? रेगुलर करो, समझ में आएगा, प्रैक्टिस करते रहो, समझ में आएगा। ठीक है, तो कितने स्टूडेंट्स के ये मैटर समझ में आ गया है, ये बैलेंस समझ में आ गई है। कॉन्सेप्ट की बात करो, बाकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। प्रैक्टिस अभी आपने अपनी की नहीं है तो ऑफलाइन हम पढ़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। स्पीकर बंद कर लीजिए सभी, इनके स्पीकर ऑन है, पूरा स्पीकर ऑन है। इसके बाद अब हम बात करेंगे कुछ कॉमन क्वेश्चंस की, कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस की, कि उनको किस तरह से हमें करना है। तो कुछ भी नहीं, बड़ा इजी काम है। हम क्वेश्चन ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, ये 4 था, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 5। छोटे क्वेश्चन है, बीच में बड़ा क्वेश्चन आ गया था, अब हम छोटे क्वेश्चन करेंगे जो इसमें है, हम सीक्वेंस में चलेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपना काम करेंगे। तो मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। जब तक मैं इस कर रहा हूँ, एक बार आपने अपनी बुक के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर आई मीन इलस्ट्रेशन नंबर 5 को आप चेक करने के बाद उसको लैंग्वेज को पढ़ो, फिर मैं भी आपको समझा दूंगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मुझे इसमें आपके एफर्ट की नीड है कि आपका एफर्ट नहीं रहेगा तो कुछ नहीं हो सकता, और आपका एफर्ट है तो कोई भी चीज पॉसिबल, सॉरी इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब देखिए मैं नेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट में क्या इन्फॉर्मेशन है आपको पढ़ के बता रहा हूँ। पहले क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन गिवन है, एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017 the subscription receipts were rupees 2,50,000। मतलब जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अकॉर्डिंग करंट ईयर में हमें जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, करंट में रिसीव हुआ, ये क्लियर नहीं हुआ कि वो करंट का है या नहीं है, ये क्लियर नहीं हुआ। ये कह रहा है कि हमें टोटल जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 31st March 2017 को, वो हमें रिसीव हुआ कितने का, 2,50,000 का। कितना रिसीव हुआ, सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ, 2,50,000 रुपीज हुआ। कौन से रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, 5 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, 5 की बात हो रही है। अब इसके नीचे कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, कह रहे हैं कि एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है एज फॉलोज। अब वो जो इंफॉर्मेशन में क्या सबसे पहले गिवन है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1st April 2016। अब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर जो सब्सक्रिप्शन है वो कभी करंट ईयर का नहीं हो सकता, वो कौन से ईयर का, प्रीवियस ईयर का है। तो मैंने क्या कहा था, करंट ईयर का होगा उसको ऐड करना है, और जो करंट ईयर का नहीं है जो प्रीवियस ईयर का उसको लेस करना है। तो इसमें सब क्या करेंगे, लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग
कौन से का प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ 2016। करंट ईयर कौन सा है, करंट ईयर अपना 31 मार्च 17 अपना करंट ईयर है, 31 मार्च 17 अपना करंट ईयर है, ठीक है। लेकिन 16 का है तो इसमें 16 का भी इंक्लूड है। और हम क्या बना जा रहे हैं, इसमें पूछा क्या है वो ध्यान दो, इसमें पूछा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्या पूछा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्चुअली प्रिपेयर करना है, उसमें बता रहे कि सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट हमें इंक्लूड करना है। तो मैंने ओनली क्रिटिकल टाइमिंग लिख दिया, आपको क्या लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हेडिंग डालनी है, देन आप लिखोगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, ठीक है। और मैं यहां लगा दूंगा उसमें बाय क्यों होगा, क्योंकि क्या है ये अपने लिए इनकम है, ये अपने लिए क्या है इनकम है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी ट्रांजैक्शंस है, जो करंट ईयर के ही आएंगे ना, प्रीवियस ईयर के आएंगे ना नेक्स्ट ईयर के आएंगे। तो यहां पे आउटस्टैंडिंग वो प्रीवियस ईयर का है, इसका मतलब प्रीवियस ईयर पेंडिंग रहा होगा, मिला क्या करंट ईयर में, करंट ईयर में मिला होगा, करंट ईयर का तो नहीं है ना, इसलिए इसको यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो अमाउंट हमारा वो है 50,000 रुपीस। इसको हमने यहां से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये तो चलो इसलिए का नहीं है, अब इससे का नहीं है। अब कितना अमाउंट है पूरे, इसमें भी देखेंगे कि क्या कोई प्रीवियस ईयर में नेक्स्ट ईयर में इफेक्ट है क्या, तो सब कुछ बता देंगे, तो जो अमाउंट रिमेन होगा वो करंट ईयर का हो जाएगा। तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017। अब ये देखिए 31 मार्च 2017 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, यानी इसी ईयर के एंड में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, तो कौन से ईयर का होगा, इसी ईयर के एंडिंग में आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब वो करंट ईयर का ही हुआ। और उसको क्या करेंगे, करंट ईयर का ही है ना, हम उसको क्या करेंगे करंट ईयर का होगा, उसको ऑलवेज हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे करंट ईयर का जो होगा उसको ऑलवेज ऐड करेंगे। और कितना अमाउंट करंट ईयर का है, यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है 35,000, टोटल का 2,35,000 रुपीस। फिर आगे हम बात करें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल 2016। फिर से बात है कि स्टार्टिंग में आपने एडवांस रिसीव किया है, ठीक है, इसका मतलब वो करंट ईयर का नहीं है, वो कौन से ईयर का होगा, प्रीवियस ईयर का। अब प्रीवियस ईयर में जो आप एडवांस रिसीव करोगे वो कौन से ईयर का होगा, या स्टार्टिंग में जो कोई ईयर स्टार्ट हुआ है उसका एडवांस दे रहे हो कौन से ईयर का होगा, वो करंट ईयर का ही होगा। प्रीवियस ईयर में एडवांस हो या स्टार्टिंग ऑफ द ईयर एडवांस हो तो कौन से ईयर का होगा, करंट ईयर का ही होगा। तो करंट ईयर का ही है ना, तो करंट ईयर का है ऐड कर लो, करंट का नहीं है उसको लेस कर दो। तो हम इसको भी हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, ऐड एडवांस कौन से ईयर का 2016 का। 16 में जो एडवांस रिसीव किया वो कौन से ईयर से रिलेटेड हुआ, 17 से हुआ, इसमें हम इसको ऐड करेंगे। और कितना अमाउंट है 25,000 रुपीस, 2,60,000 रुपीस हो गया। फिर है कि एडवांस सब्सक्रिप्शन एडवांस ऑन 31 मार्च 2017 के में भी, मतलब इस दिन भी कुछ एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। अब करंट ईयर के एंड में जो एडवांस रिसीव हो रहा है, करंट ईयर में इस एडवांस जो रिसीव हो रहा है वो करंट ईयर नहीं हो सकता, वो प्रीवियस ईयर का है, सॉरी नेक्स्ट ईयर का है, करंट ईयर नहीं है, नेक्स्ट ईयर का है। क्या करोगे लेस करोगे, तो लेस एडवांस कौन से ईयर में रिसीव हुआ, 17 में हुआ। कितना अमाउंट रिसीव हुआ, तो यहां पे मेंशन किया हुआ है 30,000। इसका मतलब फाइनली जो करंट ईयर का अमाउंट है वो कितना है, तो लेकिन 30,000 है वो करंट ईयर का अमाउंट है। करंट ईयर का कैसे हुआ, हमने आगे पीछे का प्रीवियस ईयर का नेक्स्ट ईयर का सब हटा दिया, केवल करंट ईयर का ही रखा, करंट का ऐड कर दिया, बाकी एडजस्ट कर दिया, तो अमाउंट कौन सी ईयर का हुआ, ये करंट ईयर का अमाउंट हो गया। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5। आपको फॉर्मूला ड्रा करना है, एक्सपेंडिचर इनकम, हेडिंग में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, क्लियर। बाय में क्यों लिखा, क्योंकि इनकम था, और किसको ऐड करना है, नेट लिस्ट का। जो करंट ईयर का है वो ऐड होगा, जो करंट ईयर का नहीं है उसको ऑलवेज लेस करना होगा। आई बात समझ में, हाँ
तो क्या समझ में आ गया आपके? आरती समझ में आ गया? और एडजस्टमेंट्स, ये सब एडजस्टमेंट आपको जितने भी वीडियोस में सबने बता चुका हूँ, प्रैक्टिस मैंने कराई है और अभी और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। टोटल इसमें 17 एग्जाम इलस्ट्रेशंस है। लिसन मी, टोटल कितने 17 इलस्ट्रेशन है। अरे 17 टाइम आप इसको कर लोगे तो क्या समझ में नहीं आएगा? इम्पॉसिबल समझ में आएगा, लेकिन आपने किया होगा तो समझ में आएगा। 17 अभी 5th पे आए हैं, तो 12 और बाकी है, पर आप पहले इनको वापस चेक लो, रिवाइज कर लो, फिर हम बाकी जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और जब भी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी ये जो नॉलेज है वो वहां पे ट्रांसफर का आपके लिए यूजफुल हो जाएगा। इस क्लियर? आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। आज के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, 6 करना है, 7 करना है, 8, 9, 10। आपका होमवर्क है 6 to 10। आपका जो होमवर्क दे रहा हूँ तो कौन सा 6 to 10 सभी को करना है। जिनके पास बुक नहीं है मैंने आपको ग्रुप में लिंक सेंड किया है और वहां पे आप किस पर क्लिक करोगे बताया मैंने कि एनसीईआरटी हिंदी मीडियम, एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम के नीचे है, तो टॉप पे नहीं, नीचे स्क्रॉल करना, नीचे करना तो आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी हिंदी मीडियम, एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम, और वहां जाके बुक को डाउनलोड कर लेना। बुक नहीं करो तो चैप्टर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। 6 to 10 आपको करना है, आपको आते नहीं आते हैं, आपको अपना एफर्ट करना है, एफर्ट लगाना है, आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।